वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। वह एक भयंकर जानवर है जिससे सारे लोग डरते हैं। उसे काबू करने के लिए सबसे मजबूत जंजीरों के बावजूद भी जब वह गुस्सा हो जाता है तो वे उसे रोक नहीं पाते। लेकिन जब लड़की उसे बैठने के लिए बुलाती है तो वह आज्ञाकारी होकर बैठ जाता है। जब वह उसे पलटने के लिए कहती है तो वह आदमी जमीन पर लौटने लगता है। रोल ओवर, उठना, बैठ जाओ। वह जंगली जानवर तुरंत ही एक आज्ञाकारी छोटा कुत्ता बन जाता है। खेलते खेलते थक जाने पर याना अपने हाथ से जंजीर खींचती है और उसे वहीं रहने और अपने पैर से अपना सिर न खुजाने का आदेश देती है। यह देखकर वहाँ मौजूद भीड़ हैरान रह गई। वह आदमी जिसने एक साथ 50 लोगों से लड़ाई की, वह अब कुत्ते जैसा आज्ञाकारी कैसे हो गया? हर किसी की अजीब निगाहों ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। एक मेल कैरेक्टर वह चारों पैरों पर चलने पर क्यों जोर देता है? उसे याद है कि कैसे दूसरे लोग जो पुनर्जन्म लेते थे वे आलीशान बिस्तरों पर जागते थे, लेकिन वह एक ठंडी जेल की कोठरी में जागती थी। उसने दुनिया की स्थिति को समझने में कई दिन लगा दिए। वह एक ऐसे नॉवल में स्थानांतरित हो गई थी जिसे उसने पहले पढ़ा था और एक छोटी सी कैरेक्टर बन गई थी जिसका नाम भी वह नहीं जानती थी। जबकि नायिका कई सालों बाद इस जेल में एंटर करती है और एक बार शाम को टहलते समय उसकी मुलाकात अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद नायक से होती है। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर की शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसे दबाना संभव नहीं था, क्योंकि वह शक्तिशाली लोगों को जानवर बना देती थी। कहानी सुनाने के बाद नायिका ने दयापूर्वक नायक की जंजीरें खोल दी। फिर कुछ पेमेंट वाली सामग्री जिसे हम अभी छोड़ देंगे। बेशक कहानी में एक खलनायक की एंट्री हुई, जिसके बाद एक महिला के लिए लड़ने वाले 2 मेल है। डिस्क्रिप्शन सच में उल्लेखनीय थे। स्क्रिप्ट शुरू होने से कई साल पहले से ही मुझे यह जानने की एक्साइटमेंट थी कि राक्षस जैसा दिखने वाला मेन फीमेल कैरेक्टर कैसा होगा। कहानी शुरू होने से पहले याना गार्ड हंस के साथ ताश खेल रही थी। वह अपनी कार्ड पकड़े हुए थी, फिर भी उसकी आंखें कभी कभी दूसरी ओर घूम जाती थी। यहीं पर ओरिजिनल मेल कैरेक्टर को कैद किया गया था। इतना अंधेरा कि रोशनी की एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती थी। शायद यही कारण था कि ओरिजिनल मेल कैरेक्टर का व्यक्तित्व इतना डार्क और कन्फ्यूजन था। याना कहती है, एक जोड़ी के साथ 3 मैं जीत गई। हंस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि एक नॉवेल लेडी के लिए यह असंभव था। आप कार्ड खेलने में इतने अच्छे कैसे हैं? याना कहती है, अरे उदास मत हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। याना को गार्ड से पता चला कि उसका कोई निकनेम नहीं है। वे सिर्फ जना कहते थे, यानी एक साधारण नॉवेल लेडी। याना ने वहां जाकर देखने का सुझाव दिया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हंस ने इनकार कर दिया। याना ने कहा, क्या यह सचमुच संभव नहीं है? हंस ने कहा, नहीं, और मेरी तरफ देखने से कोई मदद नहीं मिलेगी। याना ने वसाबी के स्वाद वाला साबुन उसके हाथ में थमा दिया। हंस ने तुरंत ही अपना सुर बदल दिया और चापलूसी करने लगा और कहा, मैंने फिर से सोचा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाए तो कोई बात नहीं, मस्ती करो। हंस ने पूछा कि उसने ये चीज़ें कहाँ से खरीदी, और याना ने मजाक में कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर वह अंधेरे की ओर चल पड़ी।
लैंप की हल्की रोशनी में याना ने एक आदमी को जमीन पर लापरवाही से पड़ा हुआ देखा। उसका सोया हुआ चेहरा किसी अनमोल डायमंड के समान शुद्ध और सुंदर था। यह जगह उसे सपने से भी ज़्यादा अंधकारमय और डरावना लग रहा था। वह इस प्रकाशहीन जेल में कितने समय से था। नायक अब अपनी आंखें आधी खोल रहा था, अपने हाथों से खुद को सहारा दे रहा था, मानो वह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा हो। नॉवेल में मेल कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन को याद करते हुए याना बार बार पीछे हट जाती थी। वह आदमी रोशनी से अनकंफर्टेबल होकर अपनी आंखें रगड़ना चाहता था। अब वह धुंधले रोशनी में अपने सामने किसी को देखता है। वह अचानक स्नेह पाने वाले पिल्ले की तरह खुश हो गया। इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती, वह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से चौंक गई। याना चौंक गई। इस आदमी ने तो कुत्ते जैसी आवाज़ निकाली है। उसे देखकर सफ़ेद बाल वाला आदमी और भी अधिक खुशी से भौंकने लगा। याना ने अपने सामने मेल कैरेक्टर की ओर देखा। उसके पास भयानक शक्तियाँ थी और नियंत्रण से बाहर होने पर वह एक डरावना जानवर बन जाता था। सच में इसका अर्थ था कि वह एक छोटे कुत्ते में बदल गया था। याना ने अपने सामने खड़े लड़के को दिलचस्पी से देखा। वह दयनीय स्थिति में था, फिर भी उसका शरीर सच में प्रभावशाली था। वह उसके सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। लड़के की आंखें अचानक बदल गईं। अगले ही पल वह याना को धमकाने के लिए गुर्राया और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय अचानक एक जादू वहाँ पर प्रकट हुई। उस जादू से वह रुक गया। वह भयभीत होकर अपने सामने के दृश्य को देखने लगी। अभी अभी वह सचमुच डर गई थी। इस लड़के ने सच में उसे काटने की कोशिश की थी। किस तरह के नॉवेल का नायक लोगों को कुत्ते की तरह काटेगा, भले ही वह सच में अब कुत्ता है। याना को हैरानी हुआ कि वह अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे छूने की कोशिश की थी। उसे अभी भी सतर्कता से भौंकते देख याना ने सोचा कि उसे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने अपने पैर के पास से एक शाखा उठा ली। यह एक पिल्ला के लिए एक अनूठा प्रलोभन था। डाली को काटते हुए लड़के की पोजीशन असली कुत्ते की पोजीशन से भी ज़्यादा मानक थी। याना उसे कुछ साफ करने वाली चीज़ें देना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि वह एक अधिकार जताने वाला पिल्ला था। कोई रास्ता ना होने पर उसने अपने बालों का बंधन हटाया, जिससे 2 गोल चोटी गेंदें दिखाई दी। लड़के की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने आज्ञाकारी होकर गंदी डाली थूक दी और जैसे ही याना उसके बालों की हटाई बदलने ही वाली थी, अचानक उस लड़के ने याना का हाथ पकड़ लिया। उसकी भयावह निगाहें उसके सामने खड़ी याना को घूरने लगी और वह उसके हाथ के करीब आ गया। काटने की चाह में याना ने तुरंत उसे रोक दिया। लड़के को तुरंत होश आ गया। अगले ही पल उस लड़के की आवाज़ कांपने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसके आंसू भरे चेहरे का भाव ऐसा था जैसे कि दुष्ट ने उसे त्याग दिया हो। याना अचानक खलनायिका बन गई। लड़का चिल्लाता रहा, यह मेरा पहला मौका था। पहली बार किसी ने मुझे इस चीज़ को काटने दिया। याना इतनी सदमे में थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। अरे मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। बातचीत के बाद वह इंसान शांत हो गया। याना ने अनकंफर्टेबल होकर कहा, पहली बार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। उस लड़के ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया, यह कोई गलतफहमी नहीं है।
याना ने कहा, नहीं, यह गलतफहमी है। उसने याना को दयनीय भाव से देखा, एक पिल्ले की तरह उदास। याना को उम्मीद नहीं थी कि महान मेल कैरेक्टर का व्यक्तित्व ऐसा होगा। उसने अभी अभी उसे एक गंदी टहनी काटने पर मजबूर किया था, इसलिए अब वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी और याना ने लड़के से माफ़ी मांगी। लड़के ने एक्साइट होकर कहा, तुम मुझसे माफ़ी मांगने वाले पहले इंसान हो। याना ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उस लड़के की बाह पकड़ ली। ध्यान से सुनो, भविष्य में ये चीज़ें तुम्हारे लिए सामान्य हो जाएंगी, समझे? लड़के का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। याना ने शर्मिंदगी से उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही रेकुरान कुछ कहने वाला था, यहाँ पर हमारा मेल लीड का नाम है रेकुरान, अब से हम यही कहकर इसे पुकारेंगे। अचानक हंस ने याना का नाम पुकारा। वह समझ गई कि उसका समय ख़त्म हो गया है, उसे जाना होगा। हालांकि आरुकान याना से अलग होने से कतरा रहा था। अंत में वह अभी भी जादू की जंजीर से बंधा हुआ था। एक शानदार हॉल में एक गार्ड तुरंत अंदर आया। यह बुरा है, निगरानी जादू सरने सामान्य गतिविधि दिखाती है। आदमी ने नाराजगी से अपना सिर घुमाया। उस जगह पर बड़े खतरे के लेवल वाले अपराधी रहते हैं। उसने सवाल किया कि क्या कोई अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है या किसी ने जेल में घुसपैठ की है। गार्ड बार बार पीछे हट गया। आदमी के तीखे व्यवहार से डरता हुआ रैंग ने उसे डांटा, रिपोर्ट करने से पहले पूरी तरह से जांच करे। सोने और चमकदार सजावट ने इस जगह को एक बॉल रूम जैसा बना दिया। याना न केवल शानदार मिठाइयों का आनंद ले सकती थी, बल्कि वह सैर भी कर सकती थी और विभिन्न अवकाश गतिविधियों का आनंद भी ले सकती थी। हालांकि वर्दी अजीब थी, लेकिन उसे पिछली रात की घटनाएं याद थी। रिकार्डो का दयनीय दावा कि यह उसका पहला मौका था। स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ नाटकीय घटनाक्रम होंगे, लेकिन बॉन्ड एरी ने उस संभावना को मार दिया, क्योंकि बस फीमेल लीड ही उन जंजीरों को खोल सकती थी और इस वजह से मेल और फीमेल लीड प्यार में एक साथ जेल से बाहर निकलेंगे। दुर्भाग्य से यह 4 साल बाद होगा जब कथानक सामने आएगा। अचानक एक मोटा बेरन उत्सुकता से याना के पास आया। क्या तुम जेल से बाहर निकलने के बारे में सोच रही हो? याना ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं बस थोड़ा ऊब गई हूँ। बेरन ने सुझाव दिया, क्यों ना हर दिन आईने में देखो, आखिर तुम इतनी खूबसूरत हो, खुद को देखना कभी भी उबाऊ नहीं होगा। याना ने उसकी तारीफ पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक्साइटमेंट से डॉमलेट परिवार के बारे में पूछा। वे साम्राज्य के 3 महान डूगल परिवार में से एक थे और मेल लीड के सबसे बड़े दुश्मन भी थे। बेरन काफ़ी खुश था। हाल ही में उन्होंने डायमंड का एक डब्बा खरीदा। कथित तौर पर सम्राट का खोया हुआ मुकुट उनमें से एक था और यह नॉवेल में एक महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट पॉइंट भी था। अब मुकुट खलनायक यंग ड्यूक द्वारा छिपाया गया था, लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट इसे पालेगी। एक और अफवाह भी थी, चेजर परिवार का असली खजाना ड्यूक की कभी ना देखी गई छोटी बेटी थी। याना जानती थी कि यह इंसान स्क्रिप्ट शुरू होने से पहले ही मर चुका था। वह यह नहीं जानती कि वह खुद महान ड्यूक की बेटी थी और नॉवेल के सबसे बड़े खलनायक एक सुंदर लेकिन बेकार छोटे कैरेक्टर की प्यारी बहन भी थी। बेरन याना के रोमांच के बारे में क्यूरियस था।
याना मुस्कुराई और कहा कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है। उसने बाहर धूप वाली खिड़की की ओर देखा। अचानक उसे लगा कि मेल प्रोटैगनिस्ट की जगह भी नहीं है, खिड़की है। रात का समय आ गया। याना खुशी खुशी लालटेन लेकर आई। क्या तुम टहलने जा सकते हो? लेकिन वह लड़का चौकित था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह अचानक भौंकने लगा। याना हैरान रह गई। उसने जानबूझकर शांत तरीके से एंट्री किया था, लेकिन अब वह कुत्ते की तरह बिहेवियर क्यों कर रहा था? रिकार्डो ने उस पर भयंकर भौंकना शुरू कर दिया। याना ने उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने सच में जवाब दिया। याना ने पूछा, अगर आप समझ सकते हैं तो इंसानी भाषा क्यों नहीं बोलते? क्या इसलिए कि तुम्हें यह पसंद नहीं है? हालांकि अभी अभी उग्र रिकार्डो ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। याना ने अपनी जेब से रोटी निकाली। स्वादिष्ट खुशबू ने तुरंत ही पपी के दिल को जीत लिया। याना ने उसे जल्दबाजी ना करने को कहा। धीरे धीरे खाओ। रिकार्डो का गला घुट गया और वह खास रहा था। याना ने रिकार्डो को पानी पिलाते हुए बातें की। रिकार्डो को अचानक होश आया। चेहरा लाल हो गया। उसने याना से हाथ हटाने की विनती की। उसके शर्मीले बिहेवियर से याना उसे चिढ़ाना चाहती थी। याना ने चिढ़ाते हुए कहा, जब मैं तुम्हें अभी खिला रही थी तो तुम बहुत खुश लग रहे थे। रिकार्डो ने तुरंत खुद को गले लगा लिया, जैसे कि बिजली गिर गई हो। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो मुझे मत छुओ। उसके एक बेरहम लेडी की तरह बिहेवियर किया। इसका जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार जिसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह दयालु, प्यारी और सक्षम आदर्श फीमेल लीड थी। याना ने एक्साइटमेंट में पूछा कि क्या वह टहलने जाना चाहता है। यह बहुत अंधेरा था और बाहर की धूप वाली दुनिया सामान्य थी। लेकिन रिकार्डो ने पूछा कि टहलना क्या होता है। याना हैरान थी कि रिकार्डो को इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं थी। याना ने समझाया, टहलने का मतलब है इस जगह से बाहर जाना। यह सुनकर रिकार्डो अचानक चुप हो गया। याना ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं बाकी काम में मदद कर दूंगी। याना ने सोचा कि उसे टहलाने के लिए उसे जेल के वार्डन से अनुमति लेनी होगी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह उसे देख पाएगी या नहीं। फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने याना को देखा, इससे पहले कि याना कुछ बोल पाती, नौकर ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। याना ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। सब कुछ इतनी आसानी से चल रहा था कि उसे शक हुआ, लेकिन फिर भी उसे यहाँ आने का अपना उद्देश्य पूरा करना था। सोफे पर बैठी इंतजार करती याना किताब से कमरे के वर्णन को याद करती रही। जेल का प्रबंधन करने वाला रेग किताब में एक महत्वपूर्ण किरदार था। अपनी दौलत और ताकत के बावजूद वह अभी भी खलनायक से प्रेरित था, क्योंकि वह खलनायक की बहन से चोरी चुपके प्यार करता था, जिसका नाम किताब में भी नहीं था। जैसे ही याना प्यार की ताकत पर अचंभित हो रही थी, दरवाज़ा धीरे धीरे खोल गया। याना ने अपना सिर घुमाया और पाया कि खलनायक की बहन का नाम किताब में नहीं है। नया बॉडीगार्ड था जिसके बारे में वह अभी सोच रही थी। मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। याना कुछ देर के लिए घबरा गई, लेकिन जल्दी से अपने ख्यालों को समेट लिया और कहा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या मैं ये कर सकती हूँ? रेग ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। याना ने कहा, क्या जेल में सभी कैदियों के साथ उचित व्यवहार होता है?
रिग ने हाँ कहा। यह सुनकर याना अबाक रह गई। फिर उसने तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया और नीचे की गहराई में बंद एक कैदी का जिक्र किया। उसके कमरे में न केवल खिड़कियाँ थी बल्कि उसे टहलने की भी अनुमति नहीं थी। रिग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और कहा, क्या तुम्हें उस अपराधी पर दया आ रही है? याना रिग की तीखी निगाहों से डर गई और समझाने ही वाली थी। अगले ही पल जब याना ने रिग की दयालुता की प्रशंसा की, याना ने अजीब तरह से अपना माथा पकड़ लिया। उसने झूठ बोला कि अब वह आदमी उसे उसके छोटे भाई की याद दिलाता है और रोने का नाटक किया। रिग ने उस पर विश्वास नहीं किया। याना ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई है? बस कोई चचेरा भाई या दूर का रिश्तेदार? खैर, वह मेरा भाई है। प्लीज़ बेचारे अपराधी को सैर के लिए बाहर जाने दे। यह जानते हुए कि रिग मना कर देगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सकी। रिग ने कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। यह सुनकर याना को अपने कानों पर संदेह हुआ। बिना किसी कारण के खुद को दोहराया। याना के चेहरे पर भूत जैसा भाव था। वह क्यों सहमत हो गया? क्या उसके मन में उसके प्रति कुछ बुरे इरादे थे? मेल प्रोटैगनिस्ट को यहाँ कैद किया गया था क्योंकि वह अपने शक्ति को काबू नहीं कर सकता था और उसके साथ एक अपराधी जैसा बिहेवियर किया जाता था। कैम्बरकाम्ब के लॉर्ड के रूप में वह अनजान नहीं हो सकता था। वर्तमान में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। उनके शत्रुतापूर्ण संबंध बस खलनायक के आने के बाद विकसित हुई। क्या यही कारण था कि वह सहमत हो गया? रिग ने याना की उलझन को नोटिस किया। उसने समझाया कि उसने उसके भाई और पिता से उसकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया। याना ने असमंजस में सुना, क्या उसे उसके परिवार ने यहाँ नहीं भेजा था? तो ये कौन से रिश्तेदार थे जो इस आदमी के निर्णयों को प्रभावित कर सकते थे? क्या याना किसी उच्च पदस्थ नॉवेल की बेटी हो सकती है? जैसे ही उसके पास हजारों सवाल थे, रिग ने अपराधी के साथ सैर पर जाने के लिए कुछ मिडिल लेवल के कैनाइट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। उसकी सहमति मिलने के बाद उसने विनम्रता से उसे साथ ले जाने की सिफारिश की। वापस आ गया। रिग के सज्जनतापूर्ण शिष्टाचार का सामना करते हुए याना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जब वह घबराते हुए दरवाजे पर पहुंची तो उस आदमी ने अचानक एक नेक चुम्बन हाथ में अभिवादन किया। तुम्हारे परिवार से वादा किए बिना भी मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी करूँगा। इससे याना उसके रवैये से पूरी तरह हैरान रह गई। उसके अंतिम स्वागत का क्या मतलब था? क्या वह उससे यह कहने की कोशिश कर रहा था, फिर आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगी? खंजर छिपाए मुस्कुराता हुआ यह आदमी डरावना है। मुझे लगता है कि मैं इस जन्म में या अगले जन्म में वापस नहीं आऊँगी। शुरू में याना ने सोचा था कि वह अगले दिन मेल प्रोटैगनिस्ट को चलते हुए देखेगी, लेकिन बारिश होती रही जिससे उसे अपनी उम्मीदों को छोड़ना पड़ा। फिर भी परिणाम अभी भी अच्छा था। याना ने कहा, जैसे ही मैं हमेशा की तरह भूमिगत जा रही थी, उसे हंस ने रोक दिया। उसने सलाह दी कि आज का अपराधी खतरनाक था और सावधान रहना चाहिए। याना ने उसकी चिंता के लिए उसे शुक्रिया कहा। उसने यह भी देखा कि आज फर्श बहुत गीला था और कभी कभी टपकने की आवाज़ आ रही थी। चिंतित मेल प्रोटैगनिस्ट को ठंड लग रही थी। याना
उसके लिए एक कंबल लेकर आई। इस समय मेल प्रोटैगनिस्ट लगातार खतरनाक गुर्राहटें निकाल रहा था, जिससे याना को डर लग रहा था। उसकी आवाज़ें तेज और भयंकर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर डर की एक भावना प्रकट हुई। याना ने अंधेरे में सावधानी से रिकार्डो से संपर्क किया। नम कोठरी में लगातार पानी की बूंदें गिर रही थी। फिर भी इस हल्की सी आवाज़ ने रिकार्डो को भयभीत कर दिया, जिससे वह कांपने लगा। याना को एहसास हुआ कि वह पानी से डरता है। यंग रिकार्डो अपने परिवार की शक्तिशाली क्षमताओं पर महारत हासिल नहीं कर सका। उसके पिता ने उसे एक अपमान के रूप में देखा और अपने बेटे को इस शक्ति के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया। उसके पिता ने उसकी आँखों में लगभग विनती भरे डर को नज़रअंदाज किया। कूर ने किसी को रिकार्डो को पानी के नीचे रखने का आदेश दिया। हालांकि स्पिरिचुअल पावर मेल प्रोटैगनिस्ट को नियंत्रण करना नहीं सिखाया। इसके बजाय इसने पानी के प्रति उसके डर को और गहरा कर दिया। अंत में रिकार्डो को उसके पिता ने बेरहमी से 1 दशक से ज़्यादा समय तक जेल में डाल दिया, जब तक कि फीमेल लीड प्रकट नहीं हुई। बस तभी रिकार्डो ने इस उलझन भरे जेल जीवन को समाप्त किया। कांपते हुए रिकार्डो को देखते हुए याना ने धीरे से उसके चारों ओर एक नरम कंबल लपेटा। फिर अपने हाथ में घंटी हिलाई और रिकार्डो से पूछा कि क्या यह अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए मीठी कैंडी भी लाई हूँ। बारिश की तरह गिरती कैंडी रिकार्डो को एक बच्चे की तरह मुस्कुराती है। यह सीन भी खुश करता है कि वह जो कुछ भी ला सकती थी वह लाई। वह रिकार्डो से कहती है, जल्दी आओ, अगर आप पर बारिश भी हो जाए तो भी आप सूखे नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। हालांकि एक जानवर का शरीर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। याना उस हाथ से बचती है जिसे रिकार्डो आगे बढ़ाता है और इससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। रिकार्डो जल्दी से उसे पकड़ लेता है, इसलिए दोनों एक साथ ज़मीन पर गिर जाते हैं। इन अचानक गिरने से याना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। याना की नज़र रिकार्डो की छाती की मांसपेशियों पर पड़ती है। लेकिन इसका क्या मतलब है जब यह रिकार्डो एक पपी की तरह उसके खिलाफ चिपक जाता है? इतना करीब आ रहा है, वह मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? याना थोड़े समय के लिए हैंग हो जाती है। रिकार्डो अचानक स्पष्ट चिंतित हो जाता है। वह जल्दी से उससे दूर हो जाता है और घबराहट में याना से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। याना हताश दिखती है और कहती है, तुम ही थे जो करीब आए थे। रिकार्डो तुरंत इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वह हकलाता है और एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उसे चिढ़ाने वाली याना को भगाने की कोशिश करते देख वह हकलाते हुए उसका नाम पूछता है। याना के यह कहने के बाद वह लापरवाही से अलविदा कहती है। उसके जाने के बाद वह किसी तरह उसके अंतरंग संपर्क से परिचय का एहसास होता है। आधे महीने तक लगातार बारिश होती रही। उस दिन के बाद से याना फिर कभी अंडरग्राउंड जेल में नहीं गई। हालांकि वह रिकार्डो के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसके पास अब हंस को रिश्वत देने के लिए कुछ भी नहीं था और ओरिजिनल मास्टर के भाई ने लंबे समय से कुछ नहीं लिखा था। जब वह आई तो पहली चीज़ जो मैंने देखी वह मेज पर एक लेटर था। लेटर में उससे केवल वही लिखने के लिए कहा गया था जो वह चाहती थी। कुछ समय बाद उसने पाया कि यह ओरिजिनल मास्टर के भाई का था, जो इसे हर कुछ दिनों में भेजता था। वह जो भी लिखती
वह अगले दिन उसके हाथों में पहुंच जाता। अब आधा महीना बीत चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भाई उससे थक गया हो? सुंदर लेडी, बहुत समय हो गया है। याना बूढ़े आदमी के जवाब में मुस्कुराती है। इस बार आपके पास करने के लिए कौन सी दिलचस्प बातें हैं? सच में मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आपने कल रात चीखें सुनी? वह काउंटेस एंट्रिया का पागल होना था, क्योंकि उसका परिवार ख़त्म हो गया था। याना को पता है कि एंड्रिया उसके परिवार के दाहिने हाथ के रूप में सच में दुश्मन परिवार के यंग द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। ड्यूक चेजर ग्रैंड ड्यूक हर्नेम इतना गुस्सा था कि उसने खुद अपने कैनाइट को उसका शिकार करने के लिए भेजा। लेकिन जो खबर वापस आई वह यह थी कि चेजर गायब हो गया था। याना खलनायक के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि मेल प्रोटैगनिस्ट के पिता के बारे में चिंतित है। वह मेल प्रोटैगनिस्ट और खलनायक के बीच एक दूसरे के परिवारों के प्रति गहरी नफरत को जानती है। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, परिवारों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। अंत में चेजर ने मेल प्रोटैगनिस्ट के पूरे परिवार को बेरहमी से मिटाने की हद तक कदम उठाया। विडंबना यह है कि जबकि रिकार्डो अपने अपमानजनक पिता से नफरत करता था, वह अपने प्यार के लिए भी तरसता था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, तो उसने खलनायक से मौत तक लड़ने की कसम खाई। तभी जेल की मुक्त गतिविधि का समय समाप्त हो गया। सभी को अपनी कोठरी में वापस लौटना पड़ा। जाने से पहले बूढ़े इंसान ने अभी भी उसकी परेशानियों के लिए चिंता दिखाई। याना ने कहा, यह कुछ भी नहीं है, मैं बस इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई से लंबे समय से कोई खबर नहीं मिली है। अपनी कोठरी में वापस लेटते हुए याना को पहली बार बेचैनी महसूस हुई। उसे सच में ओरिजिनल मास्टर के भाई की याद आने लगी। इस बीच एक और तूफानी रात में चेजर खून से सने सोफे पर चुपचाप बैठा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरे कमरे में खून और चीख पुकार मच गई थी। उस आदमी ने इन लोगों की दुष्टता पर व्यंग किया और कहा कि वे उसे पकड़ने की कोशिश करने के लायक नहीं थे। इस समय उसने सोचा कि उसे अपनी बहन को लेटर भेजे हुए काफ़ी समय हो गया है। उसे उससे मिलने के लिए समय निकालना चाहिए। सुबह याना एक मीठी मिठाई का आनंद ले रही थी जब वह फिर से उस बूढ़े आदमी से मिली। उसने क्यूरियस होकर एक अखबार लहराया, उसे यह खबर बताते हुए कि ग्रैंड ड्यूक हर्नेम हत्यारे का शिकार करते समय सीरियस तरीके से घायल हो गया है और अनुमान लगाया कि यह चेजर से संबंधित था। याना ने अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ हिलाया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि वह जानती थी कि यह सब खलनायक की साजिश का हिस्सा था। बूढ़ा आदमी अभी भी उत्साह से चेजर के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करता रहा और दावा करता रहा कि अगर चेजर को कुछ हुआ तो वह कट्टर कैम्बर काम अपराधियों को एक भयानक हमला करने के लिए संगठित करेगा। याना अब उसकी शौखी नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए उसने जाने का फैसला किया। जाते समय उसने बूढ़े इंसान की सुंदरता की प्रशंसा की और कहा कि उसे ज़्यादा बार आईने में देखना चाहिए। जेल में वापस लौटते समय याना को एक शूरवीर ने रोका और उसे एक लेटर दिया।
वह यह देखकर हैरान हुई कि यह ओरिजिनल मास्टर के भाई का था। इसीलिए उसने खुशी से इसे खोला और पाया कि अंदर एक नोट लिखा हुआ था। याना मेरी प्यारी बहन, क्या तुम ठीक हो? इन कुछ सरल शब्दों ने किसी तरह उसके दिल में असामान्य भावनाएं जगा दी। मुझे क्या जवाब देना चाहिए? प्रिय भाई, मैं ठीक हूँ। क्या यह बहुत ज़्यादा होगी? और ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मुझे अपने छोटे से खजाने को फिर से भरने दो। जल्दी ही खून से सने हाथों वाले उस इंसान ने अपनी बहन का जवाब पकड़ लिया। उसके मुंह के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने लेटर में उल्लिखित वस्तुओं को जल्द से जल्द अपनी प्यारी बहन को भेजने का आदेश दिया। 1 महीने की बारिश के बाद आखिरकार बारिश रुक गई। जैसे ही डियाना मेल प्रोटैगनिस्ट को खोजने वाली थी, उसे मीटिंग रूम में बुलाया गया। घबराहट और बेचैनी महसूस करते हुए उसने सोचा कि अंडरग्राउंड जेल की उसकी छुपी हुई गुप्त यात्राओं का पता चल गया है। उसे रेनाग ने साथ खाना खाने के लिए इनविटेशन दिया। स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज के सामने उसे समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। उसे यह भी हैरानी हुआ कि उसने उसे खाने के लिए क्यों बुलाया। तभी उस आदमी ने झुमके वाला एक डिब्बा खोला। उसने कहा कि यह उसके भाई की ओर से एक गिफ्ट है। याना बहुत हैरान थी क्योंकि उसके भाई ने पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं भेजी थी जिसका उल्लेख लेटर में नहीं किया गया था। रेनाग के साथ अपनी बातचीत में याना को यह जानने की जिज्ञासा थी कि ओरिजिनल मास्टर के भाई की क्या हैसियत थी कि वह यह सभी से यह मांग कर सकती थी कि वे उसे उसके निकनेम से न बुलाए। याना ने अपनी और अपने भाई की ओर से रिग को धन्यवाद दिया। रिग ने नाराज होकर कहा, तुम उसके जैसी नहीं हो, तुम बहुत दयालु हो। याना ने मन ही मन सोचा, क्या उसे दयालुता के बारे में कुछ गलतफहमी है? लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई और कहा कि वे सभी अच्छे लोग हैं। इस पर रेनाग ने तिरस्कारपूर्ण विषय बदल दिया। बारिश रुक गई है। पहला उल्लिखित कैदी भी कुछ हवा के लिए बाहर आ सकता है। यह सुनकर याना ने तुरंत उस रैग की चापलूसी की। उसे नहीं पता था कि उसके मनमोहक व्यवहार ने रिग को अपने होठों को मोड़कर मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। लेकिन याना को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अपने सामने रखा सारा खाना ख़त्म नहीं किया तो वह उसे सजा देगा। एक क्लिक के साथ मैंने आखिरकार उसके 200 पाउंड के शरीर को जिंदा बाहर खींच लिया। अगली सुबह तक वह भी हैरान थी। वह इंसान सच में उसे देखकर शर्म से लाल हो गया। यह अजीब था। उसी समय उसकी साथी कैदी फ्रैंकेसी आलस से खींची हुई थी। सूरज की रोशनी की गर्मी का आनंद ले रही थी, लेकिन यह भी चिंतित थी कि तेज रोशनी उसकी त्वचा को जला देगी। अचानक दूरी में मेल प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा किया और कहा, मैंने सुना है कि वह अंडरग्राउंड जेल में बंद एक अपराधी है। आज उसे अचानक टहलने के लिए बाहर जाने दिया गया। इस समय रिकार्डो को केनाइट द्वारा बुरी तरह से धकेला जा रहा था, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने शिकायत की कि केनाइट ने लापरवाही बरती। यह मुश्किल से टहलने जैसा था। रिकार्डो समय समय पर इधर उधर देखता रहा, जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। उसने याना को देखा, फिर भी उसे ना जानने का नाटक किया और खोज करने के लिए अपना सिर घुमाता रहा। यह देखकर
याना जल्द ही गुस्सा हो गई। हालांकि मंदबुद्धि फ्रैंकेसी ने उसके मूड में बदलाव को नहीं देखा। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसे टहलने के लिए बाहर जाने दो। मैंने उस दिन बहुत शर्मिंदगी झेली। अब वह मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहता और मुझे देखकर भाग भी जाता है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा या पता लगाना होगा। इसीलिए उसे शाप दिया और उसका पीछा किया। अगले ही पल रिकार्डो आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, जैसे कि अपने गुरु के आने का इंतजार कर रहा हो। याना ने जानना चाहा कि वह क्यों भागा। रो मत, शर्माओ मत, जल्दी से मुझे जवाब दो। मत करो मेरे साथ इतना उग्र हो। मैं बस जस्टिना को उसके पिल्ले की तरह रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम यह नहीं कहना चाहते तो मत कहो। रिकार्डो को डर है कि याना नाराज हो गई है। रिकार्डो ने सावधानी से उसका हाथ चुटकी से दबाया। तुम इतने लंबे समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। याना ने आह भरी। उसने रिकार्डो की आंखों के कोने से आंसू पहुँचे। अच्छा बनो, रो मत। अगली बार मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊंगी, ठीक है? याना की कोमल बातों से पहली बार दुनिया में सच्ची दयालुता और सुंदरता का एहसास कराया। शर्माते हुए रिकार्डो ने पूछा कि उसे अगली बार उसे क्या कहना चाहिए। याना ने शरारती ढंग से कहा, वह शायद तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। चंचल याना ने रिकार्डो के बालों को ऊपर उठाया। मैं बस मजाक कर रही थी। आप मुझे याना कह सकते हैं। याद रखना, अगली बार भागना नहीं। जल्दी ही जेलों में सामूहिक सैर का समय आ गया। याना वादे के मुताबिक रिकार्डो के पास गई। उसे सैर पर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ पैर सुरक्षित तरीके से बंधे हुए थे। उसे असली अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसा लगता है कि जेल में कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता। याना रिकार्डो की कलाई पर बंधी जंजीरों के बारे में क्यूरियस थी। केनाइट ने उसकी उलझन को देखा और जानबूझकर रस्सी को कस दिया। रिकार्डो तुरंत चीख कर दूर फेंक दिया गया और जोर से ज़मीन पर पटक दिया गया। फिर भी वह लगातार दर्दनाक कहराता रहा। याना ने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रदर्शन के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। अपने दिल में वह पहले ही शूरवीर को कई बार कोस चुकी थी। तभी रिकार्डो को बांधने वाली जंजीरों से अचानक अजीब रोशनी निकला और साथ में करंट की तेज आवाज़ भी आई। रिकार्डो पागल हो गया और उसने अपने बगल में बैठे शूरवीर को जोर से पटक दिया। उसने सभी को बुरी तरह से घूरा। याना घबरा गई। कमांडर ने अपनी जादुई रस्सी को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया। इतने शक्तिशाली जंजीरों ने अचानक अपना प्रभाव खो दिया। इसने सभी को चिंतित कर दिया। उसके तेज जवाबी हमले का सामना करते हुए शूरवीरों ने अपनी तलवारों से उसे मुश्किल से रोका। जल्द ही शूरवीरों के एक समूह को रिकार्डो जमीन पर पटक देता है। अनजान याना को अचानक एक गार्ड ने किनारे कर दिया। नॉवेल के सबसे मजबूत कैरेक्टर रिकार्डो का सामना करते हुए सभी को जल्दी से नीचे गिरा दिया गया। याना नहीं चाहती थी कि उसे अंधेरे जेल टावर में वापस बंद कर दिया जाए। उसने गार्ड के प्रदर्शन के अनुसार रस्सी उठाई। तुरंत प्रभावी जंजीरों को फिर से सक्रिय किया। बिजली की चमक के साथ रिकार्डो को फिर से नियंत्रित किया गया।
कमांडर ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ने के लिए कहा कि वह कुछ भी कह सकती है। अचानक रिकार्डो ने उसे घूर कर देखा। याना तुरंत घबरा गई। क्या यह हो सकता है कि वह मुझे मारना चाहता है? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, रिकार्डो उसकी ओर दौड़ा। याना चिल्लाई, बैठ जाओ। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। रिकार्डो को जमीन पर दबा दिया गया किसी अदृश्य शक्ति द्वारा। क्या हो रहा है? क्या वह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है? याना ने रस्सी को कस कर खींचा और जोर से उसे लेटने का आदेश दिया। 2 जोरदार धमाकों के साथ रिकार्डो जमीन पर पूरी तरह से दब गया, हिलने में असमर्थ, इच्छुक। याना ने रिकार्डो को विभिन्न आदेश देना शुरू कर दिया। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, पलट जाओ। याना चौंक गई, यहाँ तक कि ठीक हो चुके शूरवीर भी एक्साइटमेंट के साथ उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, ठीक वैसे ही जैसे वह रिकार्डो के व्यवहार से हैरान थी। रिकार्डो अपने पैर से खुद को खरोच रहा था। याना मुश्किल से देख पा रही थी। वह सोचने लगी कि शायद वह जानवरों की काबू करने वाली चुनी गई है। सभी ने चर्चा की कि क्या वह जादूगरनी हो सकती है। याना खुश थी कि क्या जादूगरों को अभी भी यहाँ कैद किया जाएगा। जैसे ही शब्द निकले, हवा भी शांत हो गई। हालांकि रिकार्डो ने उसके कपड़े खींचे, यह सोचकर कि वह अब उसके साथ क्यों नहीं खेल रही है। याना ने आदेश दिए और उसने अपनी पिछली क्रूरता के बिना एक एक करके उनका पालन किया। तभी एक शूरवीर याना को यह बताने आया कि रेनाग उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर वह आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके हाथ ने अनजाने में रिकार्डो के सिर को सहलाया। उसने ऊपर देखा और पूछा, तुम इस अपराधी से कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? जैसा ही वह आदमी उसे निगरानी के लिए भूमिगत वापस धकेलने वाला था, याना को अचानक चक्कर और मिचली महसूस हुई, जैसे कि सारी ताकत खत्म हो गई हो उसके शरीर पर। शूरवीर ने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? रिकार्डो ने उसे अपनी बाहों में घेरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसके पास आने वाले किसी भी इंसान को धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। रिकार्डो के सुरक्षात्मक व्यवहार ने नाखुश याना ने उसे लेटने का आदेश दिया। यह देखकर शूरवीर ने पूछा कि क्या वह अपराधी को वापस ले जाने में उसकी मदद कर सकती है। याना ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसने खुद को उसके साथ टहलने में ठीक से ना जा पाने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन रिकार्डो ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, यहाँ तक कि प्यार से उसकी हथेली को सहलाया। जेल में लौटने के बाद याना ने कहा कि उसे अकेले में रिकार्डो से कुछ कहना है। शूरवीर ने उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहा। इस पॉइंट पर थकी हुई याना जमीन पर गिर गई। उसने अपराध बोध के साथ रिकार्डो से माफ़ी मांगी। मुझे लगा कि टहलने से तुम खुश हो जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हें इतना दर्द देगा। मुझे माफ़ करना रिकार्डो। वह चाहती थी कि वह थोड़ा खुश हो जाए। याना ने रिकार्डो के सिर पर हाथ फेरा। उसे उदास देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। रिकार्डो याना को अपने पास खींच कर ले गया और उससे कहा कि वह माफ़ी ना मांगे, क्योंकि यह ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो? याना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपना जानवर वाला बिहेवियर याद है? रिकार्डो ने शर्मिंदगी से कहा कि उसे सब कुछ याद है। याना को लगा कि यह भयानक है, यह सब ब्लैकमेल करने लायक था। सौभाग्य से रिकार्डो को सच में घूमना पसंद था। याना को आखिरकार राहत मिली। इसे पसंद करने के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुम्हें अगली बार खुश देख सकती हूँ? रिकार्डो ने शर्मीलेपन से सिर हिलाया।
याना को हैरानी हुआ कि क्या उसे छुआ जाना नापसंद है। अगले ही पल रिकार्डो ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर यह तुम हो तो कोई बात नहीं, और उम्मीद जताई कि अगली बार याना उसके साथ आएगी। याना ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए रिकार्डो से कहा, अगर तुम अच्छा बिहेवियर करोगे तो मैं इस पर सोचूंगी। इस बीच रेनाग को अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट से याना की चोट के बारे में पता चला। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने तुरंत उसे शुरू से अंत तक पूरी कहानी समझाने का आदेश दिया। तभी कमरे में दस्तक हुई। मैरिस के दरवाजे पर एक शूरवीर ने उसे बताया कि लॉर्ड चेजर आ गया है। यह सुनकर रेनाग ने अनजाने में अपने हाथ से कलम तोड़ दी। यह देखकर अधीनस्थ ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप उस आदमी के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे थोड़ा इंतजार करने दो। सबसे पहले मिस याना को दवा भेजे। अगले कुछ दिनों के लिए शेड्यूल को फिर से बनाया जाए। मैं चैम्बर लौट रहा हूँ। दूसरी तरफ याना कमांड देते हुए एक गेंद फेंक रही थी। रिकार्डो ने हर बार इसे ठीक से पकड़ने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया, फिर इसे याना के पास वापस लाकर स्नेह मांगता। यह उसकी ज़िंदगी की सबसे खुशी की बात बन गई थी। याना ने रिकार्डो के पिछले सीन को याद किया। यह सोचकर कि उसे फिर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रेनाग अब चैम्बर में नहीं था। गार्ड के पास रिकार्डो की सैर के लिए उसकी मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। याना मन ही मन खुश थी। रिकार्डो को धमकाने के लिए उन्हें सही सज़ा मिली। थोड़ी दुख ही उनका हक है। मुझे उम्मीद है कि रिग देर से वापस आएगा। हालांकि क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि जेल का मास्टर जल्द ही वापस आएगा। शूरवीर के बोलने के बाद उसने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने का इरादा किया। इस समय रिकार्डो ने फिर से उसके कपड़े खींचे। याना जानती थी कि उसने अपनी समझदारी वापस पा ली है। याना ने उसे जल्दी से ज़मीन से उठने के लिए कहा, यह संकेत देते हुए कि उसे बेंच पर बैठना चाहिए। रिकार्डो, जो बहुत देर से झुका हुआ था, अभी अभी खड़ा हुआ था जब वह याना की गोद में धड़ाम से गिरा। क्या तुम सच में ऐसे बैठना चाहते हो? घबराया हुआ रिकार्डो एक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। मुझे माफ़ करना, मैं जानबूझकर ऐसा किया। याना, अरे नहीं। असंगत रिकार्डो ने उसे पकड़ लिया, उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसने जिद करके एक और शब्द कहने से इनकार कर दिया। यह देखकर याना तब तक हंसी जब तक उसका पेट दर्द करने लगा। तो आप जानते हैं, बहुत कुछ। हालांकि दोनों के बीच बातचीत के सीन रेनाग ने दूर से देखा था। काले चेहरे वाला रेनाग बहुत दुखी था। वह मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन याना चाय के लिए बुलाया गई। रिग ने मुस्कुराते हुए अपराधियों को कुत्तों की तरह प्रशिक्षित करने की उसकी क्षमता की प्रशंसा की। बोलने से पहले उसने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या यह कुछ ऐसा है जो तुमने और तुम्हारे भाई ने तय किया है? अपने भाई को ना जानते हुए याना ने अपने लेटर में बस शराब मांगी थी। शायद उसके भाई को लगा कि वह बहुत शराब पीती है। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, यह संकेत देते हुए कि उसके भाई को कुछ नहीं पता। रेनाग राहत की सांस लेते हुए खुद को रोक नहीं सका। क्योंकि यह तुम्हारा अपना विचार है, इसीलिए हम अपराधियों को चलने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखेंगे। क्यों? रेनाग ने अलग ढंग से कहा, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। बेशक लोगों को कुत्तों की तरह ट्रेन करना भी काफ़ी दिलचस्प है। याना रिकार्डो के प्रति उसके अमित्र रवैये पर हैरान थी। उसने उसकी जांच करने का फैसला किया। आखिरकार हमारे दो परिवार एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते।
रेना के जवाब ने उसे डरा दिया। वह सच में कौन थी? साम्राज्य में रिकार्डो और खलनायक के परिवारों के नेतृत्व में दो प्रमुख सेनाएं थी। रिग ने बाहरी तौर पर तट सत्ता बनाए रखी, लेकिन सच में उसने महान खलनायक का गुप्त रूप से अनुसरण किया था। ओरिजिनल मास्टर के प्रति उसके देखभाल करने वाले रवैये को देखते हुए याना का परिवार भी खलनायक की तरफ होना चाहिए। उसके मूड में बदलाव से अनजान रेनाग ने पूछा कि क्या उसे उस अपराधी के साथ खेलना अच्छा लगता है। परेशान याना बहुत परेशान थी। उसका मुंह लगातार चलता रहा, हालांकि वह हर शब्द को अलग अलग समझाती थी, लेकिन एक साथ वह समझ नहीं पाती थी। वह किस बात शर्मा रहा था? हम दोनों से उसका क्या मतलब था? वह उसके साथ क्या करना चाहता था? भूल जाओ, मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए। उसे नहीं पता था कि कमरे में रिग एक्साइटमेंट के साथ मेज पर दस्तक दे रहा था, बड़बड़ा रहा था खुद से। वह सिर्फ हम दोनों से बात करना चाहती है, हम दोनों से। कोई भी नोबेल खलनायक के मारे जाने के भाग्य से बच नहीं सकता। उसने अभी तक कुछ चींटियों पर भी पैर नहीं रखा था। क्या उसे कुछ पैसे बचाकर भाग जाना चाहिए? बहुत परेशान करने वाला, बिना किसी स्क्रिप्ट के पुनर्जन्म सच में भयानक है। बाहर बारिश फिर से तेज होने लगी थी। हैरान थी कि रिकार्डो क्या कर रहा होगा। क्या वह डर जाएगा और गेंद की तरह सिकुड़ जाएगा? अंडरग्राउंड जेल की ओर जाते हुए चिंतित डियाना ने वातावरण में कुछ अजीब महसूस किया। लोहे का दरवाज़ा बंद नहीं था। क्या यहाँ कोई आया है? हंस ने उसे कल फिर आने के लिए कहते हुए उसके संदेह की पुष्टि की। याना को हैरानी हुआ कि यह कौन हो सकता है। बेचैनी महसूस करते हुए उसने शांति से हंस के हाथ में कुछ थमा दिया। वादा किया कि वह जो भी देखेगी वह कुछ नहीं कहेगी। ऐसा करके वह जल्दी से अंदर के दरवाजे से खिसक गया। आमतौर पर नमी और फफूंद से भरी जेल से किसी तरह खून की तीखी गंध आ रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। याना ने देखा कि रिकार्डो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। याना ने उसका नाम पुकारा। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर रिकार्डो अपने जख्मी शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष किया ताकि वह मुस्कुराए और उसे परेशान ना करे, लेकिन यह एक सेकंड से भी कम समय तक चला। इससे पहले कि रिकार्डो फिर से जमीन पर भारी होकर गिर पड़े। याना जानती थी कि यह रिकार्डो के पिता का काम था। जैसे ही रिकार्डो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, याना भी तेजी से उसकी ओर भागी। दोनों ने अंधेरे जेल में कसकर गले लगाया। याना लगातार उसे दिलासा दे रही थी। इस पॉइंट पर उसे रिकार्डो के इलाज के लिए दवा की ज़रूरत थी। जेल में वापस आकर याना ने तुरंत अपने भाई को लेटर लिखकर इसके लिए कहा। जैसा कि उम्मीद थी, उसे बहुत सारी दवाइयाँ पहुंचाई गई। यह सोचकर कि उसने बीमारी का उल्लेख नहीं किया है, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल मास्टर का भाई काफ़ी चौकस था। जैसे ही वह रिकार्डो को खोजने के लिए नीचे जाने वाली थी, याना को हंस ने रोक दिया, जो कैदियों को पीटे जाने का आदी था। वह सच में समझ नहीं पाया कि मैं उसकी इतनी परवाह क्यों करती हूँ। याना हैरान थी। उसे भी नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। शायद इसलिए कि वह बहुत सुंदर है। रिकार्डो ने किसी के आने का आभास किया और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। वह डरते हुए पूछा कि वह कौन था, जबकि वह अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था। याना को तब एहसास हुआ कि रिकार्डो की आंखें घायल हो गई थी। कोई हैरानी नहीं कि उसने पहले ऐसा पूछा था, इसीलिए उसने ज़्यादा सावधानी से उसके घावों को पोंछा। जल्द ही वह दवा लगाने के लिए तैयार हो गई। चिंतित रिकार्डो को दर्द महसूस हुआ। याना ने जानबूझकर कर्कश स्वर में कहा,
भले ही यह दर्द हो, आपको इसे सहन करना होगा। बोलने के बाद उसने लापरवाही से उसके बालों में एक हेयर क्लिप पिन लगा दी, लेकिन रिकार्डो की शानदार सुंदरता ने उसे हंसी में उड़ा दिया। रिकार्डो ने कंफ्यूज होकर पूछा कि वह किस बात पर हंस रही थी। क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यारे हो। रिकार्डो ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शर्मिंदा रिकार्डो को देखकर याना मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक चाल खेली। उसने जानबूझकर पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? रिकार्डो के गाल तुरंत लाल हो गए। बस मजाक कर रही थी, याना ने कहा। मूर्ख। इसके साथ ही वह रिकार्डो की घावों का इलाज करने के लिए तैयार हो गई। जब रिकार्डो की छाती पर दवा लगाई गई तो याना ने अजीब और जल्लाहट भरे अंदाज में उससे कहा कि वह धीरे से सांस ले, विलाप मत करो। लोग सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ कुछ बुरा कर रही हूँ। इस बीच याना के भाई ने अपनी बहन द्वारा भेजे गए लेटर को देखा, जिसमें चोटों के लिए दवा का उल्लेख था। क्या किसी मूर्ख ने उसे चोट पहुंचाई होगी? ऐसा लगता है कि कैम्बर काम का दौरा करने का समय आ गया है। हालांकि चेंजर यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी प्यारी बहन इस समय उसके दुश्मन के घावों का इलाज कर रही थी। रिकार्डो ने उसकी उंगलियों से आराम महसूस किया और हल्की कराहने की आवाज़ निकाली। नाराज याना ने उसे चुप रहने को कहा, जिससे रिकार्डो तुरंत एक छोटे से रोने वाले बच्चे में बदल गया। ठीक है, आप शोर मचा सकते हैं। दवा लगाने के बाद याना ने उससे कहा कि वह दर्द की दवा बाद में ले ले। रिकार्डो के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि दवा कैसे ली जाए। याना सीधे टूट गई। असहाय होकर उसने दवा और पानी का कप लेकर बताया। हालांकि रिकार्डो ने उसकी नकल की, फिर भी वह इसे निगल नहीं सका। याना ने लगभग खाली पानी की बोतल वापस ले ली, यह अनुमान लगाते हुए कि उसने पहले कभी दवा नहीं ली होगी। याना ने धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया। उम्मीद थी कि रिकार्डो उसके निर्देशों का पालन करेगा। उसने अपने हाथ से दवा अंदर डालने की योजना बनाई। आओ अपना मुँह खोलो। जल्दी ही मोह में असुविधा के कारण रिकार्डो ने धीरे से याना की उंगली काट ली। इस बीच याना के शरीर में अचानक झुनझुनी सी सनसनी फैल गई। डर कर याना ने सीधे रिकार्डो के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जाने दो, अब जाने दो। उसने जल्दी से 1-2 बार रिकार्डो की तारीफ की, फिर एक झटके में भाग गई। अगले दिन सैर के दौरान याना को कल की दवा खिलाने की आदत याद आई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर अचानक उसने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे दवा के साथ रखा हुआ नोट याद आ गया। उसका भाई उसे क्या लिखेगा? प्रिय बहन, क्या आप बीमार हैं? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। कुछ दिनों में तुमसे मिलने आने की योजना बना रहा हूँ। आपका भाई, जो आपको लगातार याद करता है। लेटर की विषय वस्तु को पढ़कर याना को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार इस जेल में ज़्यादातर लोगों को उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाने के बाद जबरन यहाँ भेजा गया था। क्या उसका भाई अपराध बोध के कारण उसके प्रति दयालु था? जैसा ही याना ख्यालों में खोई, एक इंसान पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। 3 महीने बाद याना की सावधानीपूर्वक देखभाल में रिकार्डो पूरी तरह से ठीक हो गया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी काफ़ी बड़ा हो गया था। लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी एक बेवकूफ़ कुत्ता था। उसी समय कुकी बाहर उड़ गई। डरी हुई याना को उसके अगले कदम का अंदाज़ा हो गया और उसने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। रिकार्डो कुत्ते की तरह व्यवहार करने की आदत को नहीं छोड़ सका। उसने रिकार्डो को नज़रअंदाज कर दिया, जो कुकी न खा पाने के कारण रोने लगा था। उसे पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने की तैयारी की जा रही है। तो उसने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे पीछे दोहराओ।
यह एक किताब है। हालांकि रिकार्डो लगातार भौंकता रहा। आप सीखना नहीं चाहते हैं ना? उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया और अधिक भौंकना थी। गिरती हुई याना ने अपना आखिरी स्किल इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक बार की बात है, जैसे जैसे कहानी गहरी होती गई, रिकार्डो भी गहराई से आकर्षित हुआ। वह चुपचाप जमीन पर लेट गया। याना को लगा कि रिकार्डो कहानी के राजकुमार जैसा है। वे दोनों अभिशाप को तोड़ने के लिए सच्चे प्यार के चुम्बन की इंतजार कर रहे थे। ना समझ रिकार्डो ने उसकी हथेली को सहलाया। इस समय याना ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे जितना सुंदर होगा? वह उस इंसान के बारे में जानने को क्यूरियस थी, लेकिन उसे यह भी लगा कि अगर वे नहीं भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उससे कहूँ कि वह मुझे बाहर ले जाए तो क्या वह राज़ी हो जाएगा? याना को उसकी जंगली कल्पना मनोरंजक लगी। उसने कल फिर से रिकार्डो से मिलने आने की योजना बनाई। ख्यालों में डूबी याना ने अपने पीछे खड़े इंसान की निराशा पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बुदबुदाहट रिकार्डो के दिल पर एक भारी आघात की तरह थी। उसे स्वादिष्ट कुकी के ज़मीन पर गिरने की भी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वह उससे मिलने आएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन उसका भाई अभी तक नहीं आया था। क्या वह उसके साथ खेल रहा था? लेकिन क्या होगा अगर वह सचमुच उसे देखना चाहता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके भाई को लगा हो कि वह बहुत बदसूरत है? याना ने पोखर में अपने परछाई को देखा। लंबी पलकें, बड़ी आंखें और सुंदर गुलाबी बाल। कहना पड़ेगा वह काफ़ी सुंदर है। वैसे खलनायक की टीम में याना कोई नहीं थी। रहने भी दो, बेहतर होगा कि उस इंसान से कोई अपेक्षा ना रखे। आखिरकार जब ओरिजिनल मास्टर की मौत हुई तो वह प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन उसने देहांतरण किया, वह जेल के अस्पताल में जागी। डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया है। नॉवेल में ओरिजिनल मास्टर की शारीरिक स्थिति कमज़ोर थी और वह अक्सर बीमार रहता था। उस दिन से वह तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस कर रही थी। याना को यह बात अच्छी तरह पता थी कि ओरिजिनल इंसान पहले ही मर चुका है। उसने सोचा था कि वह कुछ समय जेल में रहेगी और फिर घर चली जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। तभी पीछे से एक अपरिचित आवाज़ आई, तुम बहुत उबे हुए लग रहे हो। अचानक आवाज़ से याना चौंक गई। यह इंसान कौन है? उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? याना की उलझन देखकर उसने उससे कहा कि आज मिडिल लेवल के अपराधियों के लिए घूमने का दिन है। उस आदमी ने विनम्रता से झुककर अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम जियर है। याना थोड़ा स्तब्ध थी तो रिकार्डो का नंबर एक साथी प्रकट हुआ था। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ा, उसने ना केवल ओरिजिनल फीमेल कैरेक्टर को जेल से भगाने में मदद की, बल्कि रिकार्डो को सत्ता में आने में मदद करने वाला एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर भी बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वहाँ होगा, लेकिन उस जगह पर कुछ बेहद ख़तरनाक अपराधी कैद थे। हैरनेम परिवार के महान जादूगर होने के नाते उसे वहाँ क्यों कैद किया जाएगा? जेआर ने उसकी खामोशी देखी और गलती से सोचा कि वह डर गई है। उन्होंने जल्दी से समझाया कि वह बुरे इंसान नहीं है। याना ने उसकी ओर देखते हुए पास ही खड़े शूरवीर की ओर देखा। उस आदमी ने उससे बेपरवाही से कहा, तुम्हें मेरे साथ इतना सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए बातें करने लगा। याना ने सोचा, यह सब चलो मैंने पहले भी अपनाई है। खुद को
मूर्ख बनाने की कोशिश में कोई रास्ता नहीं, यह देखकर जेआर ने अपने माथे पर कसम खाते हुए कहा कि उसने पहले भी उसे दूर से चलते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ट्रेनिंग दे रही हो। यह सुनकर याना और ज़्यादा सतर्क हो गई। तुमने यह सब कैसे देखा? जेआर ने बताया कि यह घटना उसके जेल ब्रेक के दौरान की है। क्या यह ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप अनकंफर्टेबल बात कर सकते हैं? उस इंसान ने बताया कि वह एक जादूगर है जो अक्सर अजीब चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करता है। उन्होंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जियर को याना की चिंता समझ आ गई थी। उसने चुपके से उससे कहा, कोई भी हमारी बातचीत नहीं सुन सकता। अगले 5 मिनट में भी उन्हें याद नहीं रहेगा कि मैं यहाँ था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यह उस अपराधी से संबंधित है जिसे तुम पसंद करती हो। वह एक अभिशाप के अधीन है जो लोगों को जानवरों में बदल देता है। जो लोग अभिशाप्त होते हैं वे अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं और जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, और एकमात्र उपाय उसे जगाना है। बस मैं यह कह सकता हूँ। याना क्यूरियस थी कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा था। मेरे अवलोकन से जिस अपराधी के साथ तुम खेलती हो वह अभी तक नहीं जागा है। वह हर बार बस जानवरों जैसी दहाड़ ही निकाल सकता है, जो कि काफ़ी दयनीय है। यह सुनकर याना को आखिरकार समझ में आ गया कि किताब में कहा गया था कि वह जानवर में तब्दील होने के बाद भी बोल सकता है। शायद उसके सामने वाले आदमी की वजह से याना ने उसका मतलब समझ लिया और पूछा कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। जिगर ने इसे छिपाया नहीं। उम्मीद है कि याना जादू अनुसंधान के बारे में उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकती है, क्योंकि वह यह एकमात्र जादूगर था जो अभिशापों को तोड़ सकता था, और तुम ही एकमात्र हो जो उस अपराधी को छू सकती हो और उसे खाना खिला सकती हो। जागृति औषधि। याना को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके सामने वाला आदमी बस रिकार्डो को एक परीक्षण विषय बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अगर वह सीधे रिकार्डो से ज़्यादा आसानी से संपर्क कर सकती थी तो वह उसके जरिए से क्यों जाएगा? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने पहले ही रिकार्डो को बाहर कर दिया था? फिर भी वह उसकी इच्छा के अनुसार हेर फेर करने के लिए मोहरा नहीं थी। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? इन शब्दों पर जेआर के होठ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गई। वह याना की ओर झुका और उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया, चाहे धन हो या शक्ति। याना जो भी चाहती थी वह उससे संतुष्ट कर सकता था। हालांकि उसके शब्दों ने उसे लुभाया। याना सोच रही थी अपनी रिहाई के बाद वह ओरिजिनल कहानी के लोगों या घटनाओं से संबंधित किसी भी चीज़ से दूर रहना चाहती थी। इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जियोर को मना कर दिया। क्या आप उस अपराधी को रोकना नहीं चाहते जिसकी आप परवाह करते हैं, जो हमेशा के लिए कुत्ते की तरह ज़मीन से खाना खाता है? यह सच में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस उस पर जादू करके यह जादू करना है जैसे हम अभी अपनी उंगलियां आपस में मिलाकर कर रहे हैं। फिर उसने याना की इच्छाओं को अनदेखा कर दिया और सीधे जादू को उस पर स्थानांतरित कर दिया। यह देख कर कि वह आज़ाद नहीं हो सकती। उसने कहा, मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार होने के लिए मजाक उड़ाया। जियार ने दावा किया कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे। वह सिर्फ जादू अनुसंधान के बारे में भावुक था। जल्द ही स्थानांतरित जादुई शक्ति उसके हाथ के पीछे एक मोहर बना दी। जिहर ने याना को याद दिलाया कि अनुष्ठान रात में किया जाना चाहिए, क्योंकि जागरण के लिए चंद्र देवी की शक्ति उधार लेने की ज़रूरत थी। याना ने चिढ़कर शाप दिया, क्या आपको नहीं पता कि चैम्बर का रात में कर्फ्यू है? जहर ने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार दूंगा। फिर उसने मोहर पर जादू डालना जारी रखा, जिससे यह कंगन के आकार में बदल गया। इस तरह आप आगामी प्रयोग को पूरी तरह से संचालित कर सकते हैं। क्या आपका जादू विश्वसनीय है या यह आपकी तरह बेकार है? जी और बेफिक्र था।
कह रहा था कि उसका जादू न केवल उस अपराधी पर लगे शाप को हटा सकती है बल्कि उसे थोड़े समय में तेजी से बढ़ने की अनुमति भी दे सकती है, जिससे वह जल्दी से अपने ओरिजिनल में वापस आ सकती है। ठीक है, मेरा चलने का समय ख़त्म हो गया है, बाकी मिस याना पर निर्भर है। याना ने उसके जाने वाले रूप को देखा। उसे लगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितना उसने दावा किया था। जल्द ही रात हो गई। याना ने पूरी रात जागने के लिए खुद को चुटकी काटी। आखिरकार शांत घंटों में पहुंचने पर उसने अपने द्वारा तैयार किया गया एक काला लवादा पहन लिया। हालांकि उसके द्वारा हेर फेर किया गया था, फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसे रिकार्डो के लिए दुख हुआ और वह चाहती थी कि वह एक इंसान के रूप में साजिश का पालन करे। याना ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। अभी भी कुछ रातें गश्ती के लिए बाकी थी, लेकिन बहुत सख्ती से नहीं, क्योंकि जेल में रईस अच्छे व्यवहार वाले थे। हर रोज़ जल्दी सो जाते थे, इसीलिए इस समय वे ज़्यादातर बातचीत और शराब पीने के लिए इकट्ठा होते थे। याना ने रिकार्डो को खोजने का अवसर लिया। उसने जादू के कंगन पर मंत्र का जाप किया। तुरंत जादू फूट पड़ा, उसके पूरे शरीर को ढक दिया। जिहर ने उसे कंगन में 2 मंत्रों के बारे में बताया था, एक अदृश्यता के लिए, उसे पारदर्शी बनाने के लिए, और दूसरा किसी भी चीज़ को अनलॉक करने के लिए। लेकिन फिर भी याना खतरों से सावधान रही। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, पीछे से एक गार्ड की आवाज़ आई, जिसने उसे तुरंत डरा दिया और उसने अपना मुंह ढक लिया और अपनी सांस रोक ली। जब उसे लगा कि उसे खोज लिया जाएगा, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े 2 आदमी उसे देख नहीं पा रहे थे। यह देखकर याना राहत की सांस लेते हुए खुद को नहीं रोक पाई। वह धीरे धीरे गलियारे से गुजरती। उनकी बातचीत से उसे पता चला कि रेनूग भोर में चैम्बर जेल वापस लौट आया। याना ने सोचा, क्या वह सच में नहीं है? वह जेल में क्यों आता रहता है? उसे जल्दी करने की ज़रूरत थी, नहीं तो रेनाक से मिलना उसका अंत हो जाएगा। याना रिकार्डो की कोठरी में पहुंची, लेकिन हंस गहरी नींद में दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि वह उसके प्रति दयालु था, लेकिन ऐसा बस तब होता था जब वह शराब पीती थी। अचानक जागने वाले हंस ने याना की दिशा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। डरी हुई याना अपने शरीर पर गायब होने वाली जादू को मंत्र को याद करते हुए छिप गई। उसने चुपचाप उसके पीछे चक्कर लगाने का मौका लिया। जब मैंने हंस को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने जल्दी से मंत्र का जाप किया। कंगन में संग्रहित नींद का जादू तुरंत हंस के शरीर में घुस गया। एक धमाके के साथ हंस जमीन पर गिर गया। आखिरी मुसीबत पूरी तरह से हल हो गई। पसीने से लथपथ याना अपने प्रदर्शन से संतुष्ट थी, इसीलिए उसने उत्सुकता से कोठरी का दरवाज़ा खोला। बस रिकार्डो की बर्फीली निगाहों से मिलने के लिए क्या वह उसे देख सकता था? याना ने अपने शरीर पर अदृश्यता मंत्र हटा दिया। क्या हुआ? एक दिन से एक दूसरे को नहीं देखा और तुम मुझे नहीं पहचानते। जब उसे एहसास हुआ कि बॉडीगार्ड वह याना थी जिसके बारे में वो सोच रहा था, तो रिकार्डो तुरंत बदल गया पिल्ले में। यहाँ तक कि उसकी बोली भी हक लाने लगी। बहुत खुश हूँ कि तुम आज रात मुझसे मिलने आई। याना खुश थी कि वह दिन और रात में कैसे अंदर फीलिंग्स के अलावा मैं दिन में 3 बार भोजन करके भी अंदाजा लगा सकती हूँ। याना ने जागते हुए रिकार्डो को देखते हुए कहा, सच में मैं आज रात तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में छोटा बैग खोला। उसकी हथेली में कैंडी का एक टुकड़ा था। उसने रिकार्डो से सीधे उसे खाने के लिए कहा। याना कैंडी के प्रभाव के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन साजिश के बारे में उसे पता था। उसने उस इंसान पर भरोसा करना चुना, उसके अस्तित्व को उजागर न करने का वादा किया। जैसे ही मैं उसे मनाने के बारे में झिझक रही थी, रिकार्डो अचानक बोल पड़ा, बस इसे खा लो, बस इतना ही, यह सही है, बस इसे खा लो। यह महसूस करते हुए कि रिकार्डो बहुत भोला था, वह उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकी। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि यह क्या है?
क्या होगा अगर यह तुम्हें परेशानी में डाल दे? घबराई हुई रिकार्डो ने कहा। तुम एक अच्छा इंसान हो। याना ने कहा, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो क्या होगा? रिकार्डो ने मासूमियत और विश्वास से भरा अपना छोटा सा चेहरा उठाया। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। याना ने अपने बेहताशा धड़कने दिल को ढक लिया। वैसा भी यह अपवाद है। किसी पर भी यूं ही भरोसा मत करो, समझे? समय बीत रहा है, तुम जल्दी करो और इसे खा लो। याना ने उस इंसान से ख़ास तौर पर कहा था कि वह उपाय को कैंडी में बदल दे। उम्मीद है कि मीठा स्वाद जागने के दर्द को कम करेगा। रिकार्डो की पूरी निर्भरता ने उसे कुछ हद तक परेशान कर दिया। इस समय याना ने चुपचाप मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तुरंत एक शक्तिशाली जादू रिकार्डो के शरीर की ओर बढ़ा। अचानक हुए दर्द ने रिकार्डो के चेहरे पर डर दिखाया। एक धमकी के साथ रिकार्डो जमीन पर गिर गया। इस सीन ने याना को घबराहट में डाल दिया। उसने सोचा था कि यह बस हल्का दर्द होगा, लेकिन यह इतना ज़्यादा होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों ये ख़त्म होता है। इसका एपिसोड 2 ज़रूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।